नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के यूएस दौरे से भारत को क्या मिला फायदा, देखेंगे उन चेहरों को जो बन सकते हैं दिल्ली का अगला नया सीएम, जानेंगे प्रयागराज महाकुंभ में बनने वाले 4 दिन और 4 विश्व रिकॉर्ड को, बात करेंगे आरबीआई के एक्शन से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कैसे फंसे लोगों के पैसे, देखेंगे अडानी पर राहुल गांधी ने कैसे पीएम मोदी को घेरा और आखिर में बात करेंगे ट्रंप द्वारा सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने पर। लेकिन इन सब खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में आज 53 लाख लोग डुबकी लगाने पहुंचे, प्रयागराज में जाम लगा, संगम पर भीड़ रोकने के लिए कई जगह की गई बैरिकेडिंग। रूस के ड्रोन हमले से मची तबाही, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया गया निशाना, जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। बिहार की राजधानी पटना में वैलेंटाइंस डे पर लाठी डंडे लेकर उतरी शिव भवानी सेना, पार्कों में बैठी लड़कियां भागी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान की भोपाल में आज शादी, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा 2025, 1 महीने तक वीआईपी दर्शन की नहीं होगी अनुमति। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा समेत दिल्ली की 74 ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने किया है अपना दावा, जेपीसी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जिस सोसाइटी के लोगों ने किया था प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध, अब उन्हें नहीं मिलेगा सामान, अब व्यापारियों ने लगाए अपनी दुकानों पर पोस्टर। महाकुंभ पर विवादित बयान देकर फंसे सपा सांसद अफजाल अंसारी, अब गाजीपुर में हुआ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर में 31 नक्सलियों को किया ढेर, 28 की हुई पहचान, 8 लाख का इनामी हुंगा कर्मा भी मारा गया। सीआईएससीई का सिलेबस बदला गया, एग्जाम में पास होने के क्राइटेरिया में भी हुआ बदलाव, साल 2027 से होगा लागू। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 53% बढ़ाई प्राइस मनी, अब जीतने वाली टीम को मिलेगा 6.9 मिलियन $। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में हुई। इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीति और ऊर्जा साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी को भी और मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी बताया। उन्होंने क्वाड साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। अमेरिका ने भारत को और ज्यादा रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरण देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि भारत को अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और सैन्य प्रणालियां मुहैया कराई जाएंगी। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी बढ़ाएगा। दोनों देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी जैसी परियोजनाओं पर भी मिलकर काम करने की योजना बनाई है। इससे भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया। इसके तहत एडवांस्ड एआई सिस्टम विकसित किए जाएंगे जो हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इस साझेदारी से इंडियन स्टार्टअप और टेक कंपनियों को भी फायदा होगा। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट हाल ही में इस फैसले को मंजूरी दे चुका है। भारत लंबे समय से राणा को सौंपने की मांग भी कर रहा था।
दिल्ली में संभावित सीएम को लेकर हर दिन चर्चा का नया बाजार सजता है और शाम होते होते उठ जाता है। अब तक दिल्ली सीएम पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे उसमें प्रवेश वर्मा सबसे ऊपर थे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने के चलते वे दिल्ली बीजेपी में सुपर हीरो बनकर उभरे हैं। मीडिया में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। पर बता दें कि एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली का सीएम नवनिर्वाचित विधायकों में से तो चुना जाएगा, पर उसमें प्रवेश वर्मा का नाम आगे नहीं है। बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक सीएम पद के लिए संभावितों के नाम में आशीष सूद, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा रॉय के नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शनिवार से अब तक आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव वीएल संतोष सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। जिन लोगों ने राजस्थान की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा और समझा होगा, उन्हें वहां विधानसभा चुनावों के बाद सीएम के पद पर भजनलाल शर्मा का चयन कैसे हुआ पता होगा। राजस्थान में आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों के दौरान महारानी दिया कुमारी को किस तरह हाईलाइट किया गया था। पीएम की सभाओं में कई बार उन्हें राजस्थान बीजेपी के अन्य कद्दावर नेताओं के मुकाबले बहुत अधिक महत्व दिया गया। मीडिया में राजस्थान के सीएम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें दिया कुमारी को लेकर ही लगाई गई थी। दिया कुमारी को राजस्थान के सबसे डोमिनेंट कास्ट राजपूत नेता के तौर पर स्थापित किया गया था। करीब करीब ये मान लिया गया था कि दिया कुमारी का सीएम बनना तय है, पर एन मौके पर भजनलाल शर्मा जैसे लो प्रोफाइल वाले शख्स के नाम को आगे बढ़ा दिया गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। दिया कुमारी खुशी खुशी आज राज्य की सेवा भी कर रही है। इसीलिए फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी तक 4 बड़े विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जो स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के संदेश को फैलाएंगे। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी यहां मौजूद रहेगी, जो इन रिकॉर्ड्स को मान्यता प्रदान करेगी। मेला प्रशासन ने इन रिकॉर्ड्स को सफलतापूर्वक बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। महाकुंभ के पहले रिकॉर्ड की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। इस दिन 15,000 सफाई कर्मी संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबी गंगा तट की सफाई करेंगे। महाकुंभ 2019 में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करके रिकॉर्ड बनाया था, जिससे अब 15,000 सफाई कर्मी मिलकर तोड़ेंगे। 15 फरवरी को 300 सफाई कर्मी गंगा और यमुना नदी के किनारों पर सफाई अभियान चलाएंगे। ये रिकॉर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि नदी के किनारे और जलधारा पूरी तरह से स्वच्छ रहे। यह अभियान स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है और सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक बड़ा कदम होगा। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा की सबसे लंबी परेड आयोजित की जाएगी। ये रिकॉर्ड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। इस प्रयास के जरिए महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाने का उद्देश्य भी पूरा किया जाएगा। 17 फरवरी को महाकुंभ में 10,000 लोगों के हाथों के छाप यानी हैंड प्रिंट्स लिए जाएंगे। ये रिकॉर्ड स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अनोखा तरीका होगा। प्रशासन ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन चारों रिकॉर्ड्स को बनाने के दौरान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम मौजूद रहेगी। गिनीज टीम इन प्रक्रियाओं की निगरानी करेगी और रिकॉर्ड्स को सही तरीके से पूरा करने के बाद उसे मान्यता देगी। महाकुंभ 2025 में ये 4 नए रिकॉर्ड इस ऐतिहासिक मेला को और भी यादगार बना देंगे। बता दें कि महाकुंभ पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। इस साल भी नए रिकॉर्ड बनने से महाकुंभ की महत्ता और बढ़ जाएगी। कुंभ 2019 में भी 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिनमें सबसे बड़ी सफाई व्यवस्था, सबसे बड़ी यातायात व्यवस्था और 7,500 लोगों के हैंड प्रिंट्स लेने का रिकॉर्ड शामिल था। अब महाकुंभ 2025 में उन पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है, जिसके बाद इस बैंक के सभी शाखाओं पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग परेशान हैं, लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है। किसी का 1 लाख जमा है तो किसी के रिटायरमेंट के पूरे 20 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो कई सोसाइटी का 40 से 50 लाख इस बैंक में फंस गया है। आरबीआई के नियम के मुताबिक ग्राहक बैंक से सिर्फ 5 लाख तक अब निकाल
निकाल सकते हैं और लॉकर के पैसे तो निकाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आरबीआई की इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरुवार 13 फरवरी 2025 के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले 6 महीनों के लिए लागू हो चुका है। गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए। बताते चले, आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबतें बढ़ गई है। बैंक के खाता धारक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। 6 महीनों की रोक के बीच बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता लगातार उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब इसी बीच उन्होंने एक बार फिर उद्योगपति अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। पीएम मोदी ने अपने इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया ने पीएम मोदी से अडानी से जुड़ा सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया कि अमेरिका न्याय विभाग ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के जो आरोप दायर किए गए थे उसको लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से क्या चर्चा की। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि 2 देशों के नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। पीएम के इसी बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस जवाब पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल ने आगे कहा कि जब मित्र की जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। पीएम मोदी की गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक, रक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी के बाद जब पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे गौतम अडानी रिश्वतखोरी मामले से जुड़ा सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है और पूरे देश को हम एक परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा अपना है। दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के नेता ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे जुड़े नए टैरिफ पॉलिसी पर गुरुवार रात दस्तखत किए। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था, टैरिफ बहुत ज्यादा था और हार्ले का मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। टैरिफ से बचने के लिए वे हमारे यहाँ फैक्ट्री या प्लांट लगा सकते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले मीडिया से कहा था कि अब रेसिप्रोकल होने का समय आ गया है। अब आप लगातार रेसिप्रोकल शब्द सुनेंगे। अलग दूसरे देश पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देश अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाकर अमेरिका को धोखा दे रहे हैं।
दूसरे देशों की तरह ही आयात कर लगाने से निष्पक्ष व्यापार होगा और अमेरिकी सरकार में कमाई में बढ़ोतरी होगी। व्हाइट हाउस ने इससे लेकर कहा था कि अन्य देश अमेरिका को लूट रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति का मानना है कि यह एक बेहतरीन पॉलिसी होगी जो अमेरिकी वर्कर्स को फायदा देगी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करेगी। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DB न्यूज के साथ।